बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री। नाम भी इसका थोड़ा सा मुश्किल है, उसका पार्ट 3 करने जा रहे हैं भाई। पार्ट 3 स्टोइकियोमेट्री, ठीक है, बिल्कुल न्यू बुक है। अभी इसका पीडीएफ भी साइड पे नहीं आया, लेकिन चोरी छुपे पीडीएफ आ गया है किसी न किसी तरह, तो वीडियोस बनाना शुरू कर दी हैं। अभी वेबसाइट पर पीडीएफ आएगा सिंटेक्स बुक बोर्ड की, फिर कभी किताबें आएंगी। और मज़े की बात यह है कि स्टूडेंट्स की क्लासें शुरू हो चुकी हैं फर्स्ट ईयर की। उन बच्चों का क्या कसूर है? बहरहाल दुआ करें कि यह जो पीडीएफ हमारे हाथ लगा है ये सही हो। उम्मीद है, बड़े बावसूख ज़राए से मैंने पता किया है कि ये सही है पीडीएफ जो मुझे मिला है ना, और जिस पे मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। तो बहरहाल चलते हैं अभी पार्ट 1 पार्ट 2, और क्या करना है, मुस्कुराते रहना है, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 को क्विक रिव्यू कर लें सबसे पहले आप लोग, उसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। हमने यूनिटरी मेथड को डिस्कस किया था सबसे पहले, ये होता क्या है और यूनिटरी मेथड का काम क्या होता है। बहुत ज़्यादा काम होता है, इसीलिए शुरू में ही मैंने ये करवा दिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, लेकिन प्रैक्टिस के बगैर बात नहीं बनेगी, ये बात ज़हन में रखिएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। यूनिटरी मेथड ये अभी और भी बार बार आएगा। उसके अलावा हमने क्या देखा पिछली 2 वीडियोस के अंदर, स्टोइकियोमेट्री होता क्या है। ये ब्रांच है केमिस्ट्री की। क्या कर रहे हैं इसके अंदर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? अननोन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब जब हम अननोन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करते हैं तो फ़ौरन हमारे जहन में केमिकल इक्वेशन आती है। उसकी 2 साइड्स आती हैं। उसकी लेफ़्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड जो है वो आती है, राइट हैंड साइड जो प्रोडक्ट साइड है वो आती है। रिएक्टेंट साइड पर रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं, प्रोडक्ट साइड पर प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं। और इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की 4 चीज़ें होती हैं। यही 4 चीज़ें जो है स्टोइकियोमेट्री के अंदर डिस्कस की जाती हैं, सारी की सारी। ये मैंने आपको बता भी दी थी। कौन सी है? सबसे पहले आ जाता है मास, उसके बाद आ जाता है मोल, उसके बाद आ जाता है वॉल्यूम, और फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पिछली 2 वीडियो के अंदर एक मैंने आपको केमिकल इक्वेशन जो है वो वाटर वाली सिंपल सी, उसको बेस बना के अपनी तरफ से आपको मैंने ये मास जो है यूनिटरी मेथड के ज़रिए निकालना सिखा दिया था। केमिकल इक्वेशन में कैसे होता है, यकीनन वो आपको आ भी गया होगा। अगर नहीं आता तो फिर जाइए और पार्ट 1 पार्ट 2 पहले देख लीजिए, वरना ये वीडियो आपको फ़ायदा नहीं देगी, ये मैं पहले ही बता दूँ। दूसरी बात, अगर आपकी बेसिक्स वीक हैं केमिस्ट्री की तो प्लेलिस्ट मौजूद है, इसी वीडियो के नीचे देखें आप। रटना नहीं समझना है लिखा हुआ, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट आ जाएंगी। प्लेलिस्ट में देखें, आपको मोल वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 12-15 वीडियोज़ हैं मोल की, वो देखिए। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसकी वीडियोज़ देखिए। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की वीडियो मिलेगी, वो प्लेलिस्ट देखिए। ये 3 प्लेलिस्ट तो आपके लिए बेहद अहम है, तभी आप जो है फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री को, फिज़िक्स को, इनको फेस कर पाएंगे, वरना आप भूल जाइए। ये बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, वो जो आप ख्वाब देख रहे हैं ना, वो सब गिर जाएंगे जब तक आपकी बेसिक मजबूत नहीं है। तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, मोल, ये 3 प्लेलिस्ट निकाल लीजिए। अगर तो नहीं देखी, और देखें, एक एक वीडियो देखें, लेक्चर नोट करें और मेहनत करें, फिर यहाँ पर आएँ, फिर आपको बात समझ में आएगी। बहरहाल तो काफ़ी बातें हो गई अब इसके हवाले से। अब हम इस वीडियो में करने क्या जा रहे हैं? इस वीडियो के अंदर आपकी इस बुक के अंदर जितनी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, जितनी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, उनको हम जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपके पेपर में एग्जाम्पल में से भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आपके पेपर में चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज है उसमें से भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आपके पेपर में एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको हम सेल्फ एनालिसिस का कहते हैं, वो इन्होंने अपनी तरफ से दे रखा है चैप्टर के अंदर ही, वो मैं बता भी देता हूँ, ठीक है। उसको ही मैंने सॉल्व किया है। यहाँ पर हमारे पास है ये जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, सेल्फ असेसमेंट
ठीक है। सेल्फ असेसमेंट, तो ये भी सेल्फ असेसमेंट भी आपको दिया जाता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये 3 जगह हैं जहाँ से आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं आपके, और चौथी जगह कौन सी है, वैल्यूज़ चेंज करके या फिर कोई भी प्रॉब्लम अपनी तरफ से बना के आपको दी जा सकती है। आप फर्स्ट ईयर में ज़रा ये माइंड बना के रखिएगा, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या, आपके चैप्टर के आखिर में जो एक्सरसाइज मौजूद है वहाँ से कोई प्रॉब्लम आपको दी जा सकती है एग्ज़ाम में। नंबर 2, आपको एक प्रॉब्लम दी जा सकती है एग्जाम्पल्स में से जो बुक में मौजूद हैं। नंबर 3, सेल्फ असेसमेंट जो आपके चैप्टर्स में मौजूद हैं वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम दी जा सकती है आपके बोर्ड के पेपर में। नंबर 4, आपको कोई भी प्रॉब्लम अपनी तरफ से बना के वो आसान सी दे सकता है। समझ में आ गई बात आपको ये? तो ये पहले अपने जहन में रखिएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स जो है हम करने जा रहे हैं। इन एग्जाम्पल्स के अंदर ये एग्जाम्पल कहाँ से शुरू होंगी, अगर आपके पास पीडीएफ है और अगर नहीं है पीडीएफ तो आप मुझसे ले लीजिए, पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा जो मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पर मेरा नंबर भी लिखा हुआ है 0333267371, ये मेरा नंबर है। आप व्हाट्सएप मुझे कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको जो है वो इसका पीडीएफ दे दूंगा जो मेरे पास है, जो मेरे पास मौजूद है, ठीक है। तो मैं आपको उसका पीडीएफ दे दूंगा, आप देख लीजिएगा उसके अंदर, तो आपको जो है ये एग्जाम्पल्स वहीं पे मिल जाएंगी, बुक से हट के कुछ भी नहीं चल रहा, ये बात जहन में रखिएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 तक ये जा रहे हैं टॉपिक, शुरू की एग्जाम्पल्स जो हैं 1.7 तक, ठीक है। ये कौन से 3 टॉपिक जा रहे हैं जिनके नाम मैं लिख रहा हूँ, आप भी साथ साथ लिख लीजिए। और ये जो 1.1 से लेके 1.7 तक की एग्जाम्पल्स मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, इसमें आपके सारे टॉपिक ये कवर होंगे। कौन कौन से, मास वाला जिसकी पिछली 2 वीडियोस में प्रैक्टिस कराई है, मोल वाला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला और वॉल्यूम वाला, ये चारों टॉपिक्स आपके इन 7 एग्जाम्पल्स में कवर होंगे। बहुत ज़्यादा अहम वीडियो है ये आपके लिए, साथ रहिए और मेहनत कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं अब इसके अंदर हमारे पास। तो मैं आपको ये बता रहा था कि इन 7 प्रॉब्लम्स में, 7 एग्जाम्पल्स में 4 टॉपिक्स आपके डिस्कस होने जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो टॉपिक कौन कौन से, मास, मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम। अब यहाँ पर किस हेडिंग से, यहाँ पर कौन सी हेडिंग्स हैं आपकी बुक के अंदर, हेडिंग्स कौन सी हैं आपकी बुक के अंदर, पीडीएफ खोल के आप देख सकते हैं। ये है इंटर कन्वर्जन, पहले ये होगा इंटर कन्वर्जन, मेरे साथ साथ लिखते रहिए, इंटर कन्वर्जन ऑफ मास ऑब्लिक मोल, ये पहला होगा। दूसरा होगा इंटर कन्वर्जन ऑफ मास, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। अब मोबाइल के अंदर मेरे पास पीडीएफ पड़ा हुआ है ना, मोबाइल तो लगा हुआ है स्टैंड पे जिससे ये वीडियो बन रही है, ठीक है। इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल मास ये हो गया, ठीक है। इसकी 2 एग्जाम्पल्स होंगी, एग्जाम्पल 1.1, 1.2, और उसके बाद इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तीसरी इंटर कन्वर्जन जो है, इंटर कन्वर्जन, तीसरी इंटर कन्वर्जन कौन सी है, आगे आ जाएगा, आ जाओ भाई आ जाओ, हाँ, इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मोलर वॉल्यूम, इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मोलर वॉल्यूम, ठीक हो गया भाई। तो ये 1.1 एग्जाम्पल से लेके 1.7 तक
ये 3 कन्वर्जन्स आपकी कवर होने जा रही हैं और इन 3 कन्वर्जन्स के अंदर 1 बाय 1 जो हम देखेंगे, सबसे पहले हम इसको देख रहे हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ मास इनटू मोल, मोल इनटू मास। ठीक है भाई। और दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी चीज़ इसके अंदर यहाँ पर ये है कि चारों एरियाज जो स्टोइकियोमेट्री के हैं, कौन कौन से, मास, मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम, ये चारों एरियाज इसके अंदर डिस्कस होने जा रहे हैं इन 3 हेडिंग्स में और इन 7 एग्जाम्पल में। क्लियर हो गई बात? आपको क्लियरली ये बात पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये वाला टॉपिक देखते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ मास इनटू मोल, और इसकी एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्टली। कैलकुलेटर वगैरह निकाल लीजिए, कुछ बुक में मिस्टेक भी हैं, अभी जो PDF है मेरे पास वो भी साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। तो पहला टॉपिक हमारे पास कौन सा है, इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल ऑब्लिक मास, और इसकी एग्जाम्पल 1.1 जो आपके फर्स्ट ईयर की बुक में मौजूद है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, साथ साथ लेक्चर नोट करते रहिए। एग्जाम्पल 1.1 ये आ गई। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25.5, मेरे साथ साथ लिखें, मेरे साथ साथ लिखें, शाबाश, मोल्स इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल, ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। डेटा, डेटा लाजमी बनाया करें। याद रखें, अगर आपको डेटा बनाना आता है तो ये बात तय है कि आपने प्रॉब्लम को समझ लिया है। प्रॉब्लम करना चाहते हैं, प्रॉब्लम को पहले पढ़ें, इसका तर्जुमा करें, वो आपसे बोल क्या रहा है। हमारे बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि वो सवाल को पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, प्रॉब्लम को पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और अंदाजे तुक्के मार रहे होते हैं। ऐसा ना करें भाई, आपको एंट्री टेस्ट देने के लिए जाना है, कुछ ख्याल कीजिए। तो पहले आप प्रॉब्लम को पढ़िए और उसको समझिए। प्रॉब्लम के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या होती है, पहली चीज़ ये होती है कि आपको कुछ चीज़ें दे दी जाती हैं कि भाई ये है, ये है, ये है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ वो आपको कि ये मार्कर है, इसका जो है वो वज़न 200 ग्राम है और इसका कलर जो है वाइट है, ये ब्लैक लिखता है। ये मेरे पास एक पैड है, इसके पन्ने जो है वो सफ़ेद हैं और इनका वज़न जो है वो इतना है। अब ये सारी तफसील सुनने के बाद अगला सवाल आप मुझसे यही करेंगे, सर ये तो समझ में आ गया, ये मार्कर है, ये पैड है, इतना वज़न है, इतना कलर है, करना क्या है ये तो बताइए, करना क्या है। एग्जैक्टली प्रॉब्लम के अंदर भी यही बात होती है। पहले वो आपको एक कहानी सुनाता है, ये होता है, ये होता है, फिर आखिर में बताता है आपको कि आपको ये करना है। कभी कभी शुरू में ही बता देता है, जैसे यहाँ इसने बता दिया आपको कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो डेटा बनाते हुए सबसे पहले देखें, आपने पढ़ा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई हमें काम तो ये करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स किसी चीज़ के तो होंगे ना, देखें सोचने की बात है, आप फर्स्ट ईयर कॉलेज के स्टूडेंट हैं। आगे उसने बताया कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप पूरा सोडियम मेटल लिखने की ज़रूरत नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na कर दें, सिंबल की ज़बान में लिखें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम ये कैलकुलेट करने हैं, ये क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो ये तो उसने सवाल बता दिया कि ये करना है आपने। और भी कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दी है, बिल्कुल दी है। उसने आपको मास दिया है, मास ऑफ सोडियम मेटल कितना दिया है उसने, 25.5 ग्राम। जब ये हो गया तो अब सॉल्यूशन की तरफ चलिए। अब चलिए आप सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा ज़रा, जो बच्चे बदतरीन गलती करते हैं, बार बार करते हैं, समझाता रहता हूँ कि भाई ज़रा ख्याल रखें, ज़रा ख्याल रखें। 2 किस्म के मासेस होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ मासेस।
टाइप्स ऑफ मासेस केमिस्ट्री के अंदर, आप उसमें गड़बड़ मत कीजिएगा। एक मास होता है जो कि एक्चुअल मास होता है, एक्चुअल मास, और ये किस में होता है? इन ग्राम, ये ग्राम में होता है, ये ग्राम में होता है, किलोग्राम में भी हो सकता है। समझ में आ गई बात? दूसरा होता है मोलर मास, मोलर मास। ये जो मोलर मास है ये ज़रा देख लीजिएगा, ये एटॉमिक मास को भी मोलर मास कहते हैं। जो एटॉमिक मास होता है, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12। तो अगर आप 12 के साथ ग्राम लिख दें, जी लिख दें, तो ये मोलर मास कहलाएगा। इसी तरह दूसरा है हमारे पास फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास हमारे पास दो तरह का होता है। एक होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, और दूसरी किस्म जो फार्मूला मास की होती है वो एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। समझ में आ गई बात आपको? तो ये दो तरह के मासेस हैं। एक एक्चुअल मास है जो कि ग्राम में आपको दिया जा रहा है, ठीक है। सोडियम मेटल है, बाज़ार से मिलता है भाई, साइंटिफिक स्टोर पे चले जाइए, उनको बोलिए कि सोडियम मेटल दे दीजिए, वो आपको दे देंगे। बड़ा सेंसिटिव होता है, डेंजरस होता है ये, ठीक है, लेकिन वो आपको दे देगा। आप पैसे दें, वो आपको सोडियम दे देगा। मेटल होता है, धात होती है, ले आए। तो भाई वो साइंटिफिक स्टोर वाला जो आपको सोडियम मेटल दे रहा है उसका कोई वज़न तो होगा ना, ऐसे ही उठा के दे देगा ये अपनी मर्ज़ी से? नहीं, वो आपसे पूछेगा भाई कितना चाहिए। आप किलो में नहीं बताएंगे उसको, याद रहे। लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट के लिए आप लेके जा रहे हैं, किलो में चीज़ नहीं जाती, ग्रामों में जाती है। तो आप ग्राम ही बोलेंगे उसको कि भाई 10 ग्राम दे दो, 20 ग्राम दे दो, 100 ग्राम दे दो। एग्जैक्टली ये है वो एक्चुअल मास। क्या है? ये है वो एक्चुअल मास जिसको मैं कह रहा हूँ इन ग्राम में। जैसे कि ये रहा, ठीक है। अब चलते हैं मोलर मास की तरफ। मोलर मास वो आपको नहीं देगा, मोलर मास आपको नहीं देगा, आपको खुद समझना पड़ेगा। उसने बोला है सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल है, आपको पता होना चाहिए सोडियम मेटल, इसका सिंबल क्या है? Na। Na का एटॉमिक मास क्या है? सोडियम का एटॉमिक मास क्या है? 23। यहाँ पर सोडियम मेटल का सिंबल है N है और इसका एटॉमिक मास है 23। यही इसका एटॉमिक मास भी तो है, एटॉमिक मास भी तो है। और इसी 23 के साथ आप ग्राम लगा दीजिए, G लिख दीजिए। अब ये एटॉमिक मास जो है वो क्या कहलाएगा? अब ये मोलर मास कहलाएगा। अब ये मोलर मास कहलाएगा। बड़ा आसान है, एटॉमिक मास के साथ आप ग्राम लिख दीजिए, वो मोलर मास बन जाएगा। तो मोलर मास की एक कैटेगरी हमारे पास ये एटॉमिक मास वाली आ गई। दूसरी तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या होता है? ये दो तरह का है। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है, भाई देखिए जगह थोड़ी है इस वजह से मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये दो तरह का फार्मूला मास होता है। एग्जाम्पल दे के आपको समझा देता हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास मॉलिक्यूल का होता है, जैसे कि H2O, और एम्पिरिकल फार्मूला मास जो है फार्मूला यूनिट का होता है, जैसे NaCl। याद रहे H2O क्या है? ये मॉलिक्यूल है, और NaCl क्या है? ये फार्मूला यूनिट है, फार्मूला यूनिट है। तो बज़ाहिर दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, ठीक है, बज़ाहिर दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं। H2O NaCl दिखने में आपको मॉलिक्यूल ही लगेंगे, मॉलिक्यूल नहीं है भाई। H2O मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसका बनेगा मॉलिक्यूलर मास। और क्या बनेगा H2O का? 18। इसके साथ ग्राम लगा दीजिए, 18 ग्राम। और एम्पिरिकल फार्मूला मास इसका होगा। वजह क्या? इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास क्यों होगा? क्योंकि NaCl मॉलिक्यूल नहीं है, NaCl जो है फार्मूला यूनिट है, ठीक है। फार्मूला यूनिट क्या है अभी इसकी डिटेल में नहीं जा सकता मैं, ठीक है। तो ये क्या है? फार्मूला यूनिट है। इसका क्या बनेगा? फार्मूला यूनिट का और मॉलिक्यूल का
मास निकालना सेम तरीका है, बिल्कुल सेम तरीका है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, एक का एटॉमिक मास 1 है, 1 + 1 + 16 18 हो गया। यहाँ पर आपको फार्मूला यूनिट के अंदर Na सोडियम का 1 एटम, क्लोरीन का 1 एटम, 23 + 35.5, इसको जमा कीजिए तो ये 58 बन जाएगा, 58.5। इसके साथ ग्राम लगा दीजिए, 58.5, ये क्या बन गया? अब ये बन गया क्या? एम्पिरिकल फार्मूला मास। 18 क्या बन गया? मॉलिक्यूलर मास। 23 क्या बन गया? एटॉमिक मास। लेकिन एटॉमिक मास के साथ भी ग्राम लगा हुआ है, 18 के साथ भी ग्राम लगा हुआ है और 58.5 के साथ भी ग्राम लगा हुआ है, इसलिए इन तीनों को अब हम एक और नाम देंगे, मोलर मास। क्या नाम देंगे? मोलर मास। इसके अलावा फॉर्मूला मास भी आप कह सकते हैं, इसको 18 को फॉर्मूला मास भी कह सकते हैं और 58.5 को इसको भी फॉर्मूला मास भी कह सकते हैं। फिर आपसे कोई पूछ ले भाई ये फॉर्मूला मास आप इसको भी कह रहे हो इसको भी कह रहे हो, तो फॉर्मूला मास तो 2 तरह का होता है, मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो फ़र्क क्या है? फिर आप बता देंगे भाई H2O क्योंकि मॉलिक्यूल है इसीलिए ये फार्मूला मास मॉलिक्यूलर मास है और ये फार्मूला मास एम्पिरिकल फार्मूला मास। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब यहाँ पर इसमें ज़रा देख लीजिए कि आपको दिया क्या है, उसने सोडियम मेटल दिया है आपको। तो इसका सिंबल क्या है? 23 Na और इसका एटॉमिक मास 23, उसके साथ ग्राम लगा दिया, ये बन गया मोलर मास। तो मैं ये बात बता रहा था आपको, ये बात जहन में रखें कि आप मासेस में गड़बड़ मत कीजिएगा। आप मोलर मास जो कि एटॉमिक मास है या फिर फार्मूला मास है और एक्चुअल मास जो कि गिवन है आपको दिया हुआ है उसमें इनमें फ़र्क रखिएगा। वजह क्या है इसकी? वजह अभी बता देता हूँ आपको, क्योंकि जब आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आप फार्मूला लिखेंगे। अब यहाँ क्यों क्या कैसे वाली बात आएगी, ज़रा जहन में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप आगे एंट्री टेस्ट देने वाले हैं ना, तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। एंट्री टेस्ट में मुकाबला होगा, बड़ा टफ मुकाबला होगा, ठीक है। तो यही बारीक बारीक चीज़ें हैं जो कि जहन में रखनी पड़ेंगी। इसके लिए हमारे पास पहली बात, कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये 3 बातें जहन में रख लें। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुन लें। मेथड्स, तरीके कौन कौन से हैं? मेथड्स, तरीके प्रॉब्लम सॉल्व करने के आपके पास केमिस्ट्री की दुनिया में। पहला बाय फॉर्मूला, दूसरा तरीकाकार क्या है? बाय यूनिटरी मेथड, जो कि पिछली 2 वीडियो में बता चुका हूँ, यूनिटरी मेथड। और तीसरा तरीका है बाय केमिकल इक्वेशन, बाय केमिकल इक्वेशन। ये बात जहन में रखिएगा। तो जब भी आपको प्रॉब्लम दी जाती है, आपने ये 3 चीज़ें अपने जहन में लाजमी रखनी है कि आप इस प्रॉब्लम का हल किससे करेंगे। क्या आप फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, या आप यूनिटरी मेथड को यूज़ करेंगे, या फिर आप केमिकल इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ बड़ी अहम वीडियो है, ध्यान से सुन लीजिए। तो ये डिपेंड करता है फॉर्मूले के डेटा के ऊपर। फॉर्मूले में जो आपको प्रॉब्लम के डेटा के अंदर, तो जो जैसा डेटा दिया हुआ है इस हिसाब से आपको इन तीनों में से किसी एक का इंतखाब जो है वो करना पड़ता है। कभी कभी आपको 2 चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, कभी कभी तीनों भी करनी पड़ती हैं कि आप फॉर्मूले का यूज़ भी कर रहे हैं, यूनिटरी मेथड भी कर रहे हैं और केमिकल इक्वेशन की मदद से भी आप सॉल्व कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व फॉर्मूले से भी हो रही है और यूनिटरी मेथड से भी हो रही है। जैसे कि ये प्रॉब्लम भी है, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा दोनों तरीक़ों से, फॉर्मूले के ज़रिए भी और यूनिटरी मेथड के ज़रिए भी। आपकी बुक के अंदर फॉर्मूले के ज़रिए हुआ है, ये बात जहन में रखिएगा।
मैं आपको यूनिटरी मेथड के ज़रिए भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि आगे जाके उसने फिर फॉर्मूले को यूज़ नहीं किया बल्कि यूनिटरी मेथड को यूज़ किया है। क्लियर हो गई ये बात? आगे चलते हैं। अब तो हम बाय फार्मूले की मदद से अपने मसले का हल निकालने की कोशिश करते हैं। क्या जानना चाहता है वो? नंबर ऑफ मोल्स उसने बोला है सोडियम के। नंबर ऑफ मोल बता दीजिए। मास ऑफ सोडियम ये है। इसका फार्मूला हमारे पास क्या है? बाय यूजिंग फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ये फार्मूला ज़रा नोट कर लीजिए। केमिस्ट्री की दुनिया का पहला फार्मूला है ये। समझ में आ रही है बात आपको? केमिस्ट्री की दुनिया का पहला फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब देखें इस फार्मूले में क्लियर हो गई आपको बात। आप समझ गए कि यार ये टॉप पे जो मास लिखा हुआ है, ये डिवाइड के साइन के ऊपर जो मास लिखा हुआ है ये एक्चुअल मास है, जैसे कि ये रहा, और नीचे मोलर मास। तो अब आप समझ गए कि यार ये मोलर मास कौन सा होगा? या तो ये एटॉमिक मास होगा, या ये मॉलिक्यूलर मास होगा, या फिर ये एम्पिरिकल फार्मूला मास होगा। तीनों में से एक हो सकता है, जिसकी एग्जाम्पल मैं अभी आपको दे चुका हूँ। समझ में आ गई बात? तो अब ये फार्मूला हमने लिख दिया है। अब अगला स्टेप क्या है? वैल्यूज पुट कर दीजिए। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। इसी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं, इक्वल का साइन लगा के। नंबर ऑफ मोल्स उसने बोले हैं, मास कितना है हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहाँ पर क्या होगा? एटॉमिक मास कितना होगा सोडियम का? 23। आपको याद करने पड़ेंगे। तो डिवाइड कर दीजिए 25.5 को 23 पे। 25.5 डिवाइडेड बाय 23 1.108। मेरे पास कैलकुलेटर का जवाब आ रहा है 1.108। आगे क्या लिखेंगे? आपने क्या फाइंड आउट किया है? देखें नंबर ऑफ मोल्स। ये हैबिट बनाएं कि सिर्फ नंबर मत लिखा करें आखिर में जो जवाब आ जाता है। बच्चे ये गलती करते हैं, आंसर आ गया, जो भी आंसर आया लिख दिया। भाई जो आंसर आया है आगे बताइए भी तो सही, आपने फाइंड आउट क्या किया है। आपने अगर मास फाइंड आउट किया है तो उसके आखिर में ग्राम लिखिए। अगर आपने मोल फाइंड आउट किए हैं तो उसके आखिर में मोल लिखिए। अगर आपने वॉल्यूम फाइंड आउट किया है तो आखिर में वॉल्यूम लिखिए आप। या आपने नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट किए हैं तो आखिर में नंबर ऑफ पार्टिकल लिखिए। पता तो चले नंबर्स कोई हैसियत नहीं रखते। आप आगे बताइए। तो यहाँ पर आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए हैं तो आप यहाँ पर बताएंगे 1.08 मोल्स। फिर पूरी बात लिखिए कि किसके मोल आपने फाइंड आउट किए हैं? सोडियम मेटल के, ऑफ सोडियम। ये डब्बा मैं बना देता हूँ ताकि आसानी से हाईलाइट हो जाए आपका आंसर। अब कुछ बच्चों के पास पीडीएफ होगा तो वो बोलेंगे कि सर आपका जवाब तो आ रहा है 1.108, कैलकुलेटर आपका ये बता रहा है, हमारा कैलकुलेटर भी यही बता रहा है, लेकिन हम पीडीएफ देख रहे हैं, यहाँ पर जो जवाब आ रहा है 1.11 मोल आ रहा है। तो कोई मसले की बात नहीं है भाई। ये कन्वर्जन वाला टॉपिक जब निमट जाएगा ना, अगला टॉपिक हमारे पास किसका है? हमारे पास ये राउंडिंग ऑफ डेटा का ही है। तो राउंड ऑफ करके इसको ये क्या हो सकता है? 1.11, बस इतनी सी बात है। तो बिल्कुल आपके पीडीएफ के मुताबिक हो जाएगा। ये 10 जो है ये पूरा का पूरा 11 हो जाएगा। तो ये 1.11 मोल्स ऑफ सोडियम। क्लियर हो गई? तो हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है? पहला मेथड। याद है ना, 3 मेथड मैंने आपको बताए हैं। 3 मेथड मैंने आपको बताए हैं, फॉर्मूले के ज़रिए, यूनिटरी मेथड के ज़रिए, इक्वेशन के ज़रिए। फॉर्मूले की मदद से हमने अपना मसला हल कर लिया। अब ये क्या है हमारे पास? फर्स्ट मेथड है। यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट मेथड। आपकी बुक में जो है वो इसी फॉर्मूले की मदद से ही ये आंसर निकाला गया है, लेकिन मैं आपको यूनिटरी मेथड की मदद से भी निकाल के दिखाता हूँ। इसमें आपको थोड़ा मोल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, थोड़ा सा बताऊँगा मोल के हवाले से भी। आगे चलते हैं। यही जवाब आएगा आपका यूनिटरी मेथड के ज़रिए, बाय यूजिंग फार्मूला नहीं, अब आएगा बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड।
यूनिटरी मेथड। अब जो बात बताने जा रहा हूँ उसको लिख लीजिए, जहन नशीन कर लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं तो वीडियो बंद कर दें, मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मसले में आप गिरफ्तार हो जाएंगे। ठीक है, मोल होता क्या है? मोल ये होता क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं किलोग्राम क्या होता है, ग्राम क्या होता है, मिलीग्राम क्या होता है, आप क्या कहेंगे? ये क्या है? यूनिट है, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास। आसान सी बात है, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड क्या होता है, मिनट क्या होता है, मिली सेकंड क्या होता है, माइक्रो सेकंड क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ये टाइम के यूनिट हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मीटर क्या होता है, मिलीमीटर क्या होता है, किलोमीटर क्या होता है, माइल क्या होता है, गज क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ये सब डिस्टेंस के यूनिट हैं या लेंथ के यूनिट हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आपसे पूछा जाए मोल क्या है, भाई ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है। अब आपसे पूछा जाए किलोग्राम क्या है, आप बोलेंगे ये मास का, ये यूनिट है। आपसे पूछा जाएगा किसका यूनिट है, भाई आप बोलेंगे ये मास का यूनिट है। टाइम का यूनिट तो नहीं बोलेंगे ना किलोग्राम, टाइम का यूनिट तो नहीं बोलेंगे, लेंथ का यूनिट तो नहीं बोलेंगे किलोग्राम को, आप कहेंगे ये मास का यूनिट है। बिल्कुल इसी तरह जब मोल आपसे पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप ये बताएंगे ये यूनिट है। तो अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा भाई ये किसका यूनिट है। अब थोड़ा सा इशू आ जाएगा यहाँ पर, ये भी यूनिट ऑफ मास ही है, यूनिट ऑफ मास ही है। एक डेफिनेशन के मुताबिक ये यूनिट ऑफ मास ही है। ठीक है, ये मास है, यूनिट ऑफ मास। लेकिन अब ज़रा कंपैरिजन आप कर लीजिएगा, ये कंपैरिजन ही आपको बताएगा कि किलोग्राम और मोल में फ़र्क क्या है। दोनों यूनिट हैं, फ़र्क क्या है दोनों में मैं आपको बताता हूँ। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप किसी से पूछेंगे 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर है, वो बोलेगा 1000 ग्राम। आप अमेरिका में हैं, किसी से पूछेंगे 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर है, वो बोलेगा 1000 ग्राम। मतलब दुनिया में कहीं भी जाएंगे आप तो किसी से पूछेंगे 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर है, वो बोलेगा 1000 ग्राम। तीसरी बात आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन जब आपसे कहा जाए 1 मोल कितने ग्राम के बराबर है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जब आपसे बोला जाए 1 मोल कितने ग्राम के बराबर है, तो आप अगला सवाल पता है क्या करेंगे? उससे पूछेंगे कि भाई ये मोल है किसका, ये किस चीज़ का मोल है, पहले तो ये बता दीजिए। क्या ये मोल किसी एटम का है? जैसे कि अभी हमने ये सोडियम की मिसाल देखी, क्या ये मोल जो है वो किसी मॉलिक्यूल का है? जैसे कि अभी हमने H2O की मिसाल देखी। या फिर ये मोल जो है वो किसी फार्मूला यूनिट का है, फार्मूला यूनिट, जगह का मैं सिर्फ F बना दिया मैंने, जिसकी अभी हमने एग्जाम्पल देखी NaCl। समझ में आ गई बात? तो उसने क्या पूछा आपसे कि मोल क्या है, आपने बोला यूनिट है। उसने पूछा किसका यूनिट है, आपने बोला मास का यूनिट है। फिर वो आपसे पूछता है किसके मास का यूनिट है, तो फिर अब आप उससे पूछते हैं कि भाई ये बताओ मोल किसका। ये लफ्ज़ ज़हन में रख लें, मोल आप किसके मोल की बात कर रहे हैं? क्या आप एटम के मोल की बात कर रहे हैं, क्या आप मॉलिक्यूल के मोल की बात कर रहे हैं, या फार्मूला यूनिट के मोल की बात कर रहे हैं? अगर तो आप एटम के मोल की बात कर रहे हैं और एटम में हमारे पास सोडियम है, पोटेशियम है, कार्बन है, सीजियम है, फ्रेंशियम है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्रिप्टॉन है, पूरा पेरियोडिक टेबल भरा पड़ा है आपके पास। तो एटम हमारे पास आ गया सोडियम, मैं अभी इसको एटम कह रहा हूँ, एक्चुअल में बता दूं, चलें इसको एटम कहना मुनासिब नहीं होगा, यहाँ पर बड़े बच्चे हैं, आप इसको एलिमेंट कहेंगे, इसको एलिमेंट कहेंगे। तो एलिमेंट लिखना ज़्यादा ज़रूरी। तो एलिमेंट कौन सा एटम? तो उसने बोला सोडियम का एटम या सोडियम का एलिमेंट। ठीक है भाई, दोनों बता रहा हूँ आप। तो आप बताएंगे फिर उसको कि हाँ अब आपने बात पूरी की। अगर आप कहेंगे कि सोडियम का
1 मोल 1 मोल कितने ग्राम के बराबर है? इसका जो एटॉमिक मास है 23 ग्राम के बराबर, 23 ग्राम के बराबर है। अगर आप बोलते हैं कि 1 मोल वाटर का कितने मोल के बराबर है, तो वाटर का आपको मोलर मास याद है क्या था? 18। तो आप कहेंगे 1 मोल वाटर का कितना है? 18 ग्राम के बराबर है। और अगर NaCl का 1 मोल कहा जाएगा, जो कि फॉर्मूला यूनिट है, तो इसका 1 मोल कितने ग्राम के बराबर है? 1 मोल इसका 58.5 ग्राम के बराबर, 58.5 ग्राम के बराबर। इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपके पास आ गया। किलोग्राम की जब बात की आपने दुनिया में कहीं भी, क्या जवाब आया? 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। क्या किसी ने ये बोला किलोग्राम के एक किलोग्राम जो है वो 900 ग्राम के बराबर है, या फिर जो है वो 1 किलोग्राम जो है वो 400 ग्राम के बराबर है? नहीं, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर है, ये फिक्स्ड है। लेकिन जब मोल की बात आती है कि 1 मोल कितने ग्राम के बराबर है, तो आप क्या पूछते हैं कि भाई 1 मोल किस चीज़ का? 1 मोल किस चीज़ का? क्या किसी एलिमेंट का 1 मोल है? क्या किसी मॉलिक्यूल का 1 मोल है? या किसी फॉर्मूला यूनिट का 1 मोल है? वो बोलता है भाई एक एलिमेंट का 1 मोल है। अगला सवाल फिर आप उससे करेंगे कि एलिमेंट तो बहुत सारे हैं भाई, 118 एलिमेंट हैं, आप कौन से एलिमेंट का 1 मोल जानना चाहते हैं? आप सोडियम के एलिमेंट का 1 मोल जानना चाहते हैं, ऑक्सीजन के एलिमेंट का 1 मोल जानना चाहते हैं, क्रिप्टॉन का, जिनॉन का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, आप किसके कौन से एलिमेंट का 1 मोल जानना चाहते हैं? तो वो बोलेगा भाई मैं कार्बन एलिमेंट का 1 मोल जानना चाहता हूँ। फिर आप चलेंगे उनके एटॉमिक मासेस की तरफ। अगर कार्बन एलिमेंट का 1 मोल आपसे पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे 12 ग्राम। अगर ऑक्सीजन एलिमेंट का 1 मोल आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या बोलेंगे? 16 ग्राम। अगर मैग्नीशियम का 1 मोल का आपसे पूछा जा रहा है कितने ग्राम के बराबर है, तो आप क्या बोलेंगे? 24 ग्राम। वजह? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है 24। क्लियर हो गई ये बात? तो उसने आपसे बोला कि भाई सोडियम एलिमेंट का 1 मोल बता दो कितने ग्राम के बराबर है। आपने बोला 23 ग्राम के बराबर। उसने पूछा क्यों भाई? आपने बोला क्योंकि सोडियम एलिमेंट, आपने बोला था सोडियम एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं और सोडियम का एटॉमिक मास क्योंकि 23 है, इसी मुनासिबत से ये हुआ 23 ग्राम। फिर वो बोलता है अच्छा आप मुझे बता दीजिए वाटर का 1 मोल कितने ग्राम के बराबर है? तो आप कहेंगे वाटर का 1 मोल कितने ग्राम के बराबर है? आप उससे पूछते हैं भाई वाटर का केमिकल फॉर्मूला बता दो, तो आपको वो वाटर का केमिकल फॉर्मूला बता देता है H2O। आप H2O 1 + 1 + 16 = 18, आप 18 निकालते हैं। बोलते हैं भाई क्योंकि वाटर का जो है वो केमिकल फॉर्मूला H2O है और H2O का जब मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल रहा हूँ, देखें H2O मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, तो H2O का मैं जब मॉलिक्यूलर मास निकाल रहा हूँ तो वो 18 बन रहा है, 18 बन रहा है। इसी मुनासिबत से 1 मोल जो है हमारे पास किसका? वाटर का, वो कितने ग्राम के बराबर हो गया? 18 ग्राम के बराबर। और अगर आपसे बोला जाए कि सोडियम क्लोराइड का या खाने का नमक जो है, टेबल सॉल्ट जो है, इसका बता दीजिए कि 1 मोल कितने ग्राम के बराबर है, तो आप क्या पूछेंगे कि सोडियम, ये टेबल सॉल्ट जो है इसका फॉर्मूला यूनिट क्या है? आपको फॉर्मूला यूनिट बताया जाता है NaCl। अब क्या करेंगे आप? एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे। Na का एटॉमिक मास 23 है, क्लोरीन का 35.5 है, दोनों को जमा करेंगे, जवाब आएगा कितना? 58.5 ग्राम। तो NaCl जो कि फार्मूला यूनिट है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना निकलेगा? 58.5 ग्राम। तो अब आप कहेंगे कि 1 मोल जो है
सोडियम क्लोराइड का वो कितने ग्राम के बराबर है? 58.5 ग्राम के बराबर। आपने नोट किया कि जब मोल की बात आ रही है कि आपसे पूछा जा रहा है एक मोल कितने ग्राम के बराबर है, तो आप आगे से कितने सारे सवाल कर रहे हैं कि एक मोल क्या एलिमेंट का, एक मोल क्या मॉलिक्यूल का, एक मोल क्या फॉर्मूला यूनिट का। ये सब जानने के बाद, तहकीक करने के बाद फाइनली आप एक नतीजे पे पहुंचें। लेकिन जब किलोग्राम की बात हो रही है तो परेशानी की कोई बात नहीं, 1000 ग्राम, बस बात समझ में आ गई। ये मोल का कॉन्सेप्ट देना आपको क्लियर है। और डिटेल में देखना भाई, 12 वीडियोस बनाई हैं जिसमें प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की हैं, उसमें यूनिटरी मेथड को भी डिस्कस किया है। तो वो 12 वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप देख लीजिए 1 बाय 1, मोल के ऊपर अपनी ग्रिप कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर ये बात हो गई तो मोल अब आपको पता लग गया। कोई भी आपसे पूछता है मोल क्या है भाई, आप बोलेंगे यूनिट है। किसका यूनिट है? मास का। और फिर आगे डिटेल हो जाएगी। लेकिन ऐसा यूनिट है मास का जो फिक्स्ड नहीं है। किलोग्राम ऐसा यूनिट है मास का जो फिक्स्ड है। मोल ऐसा यूनिट है मास का जो कि फिक्स्ड नहीं है। याद रहे, अभी भी मैंने पूरी बात मोल के हवाले से नहीं की, अभी भी कुछ बाकी है। क्या बाकी है ज़रा वो देख लीजिए। ये समझे बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, यूनिटरी मेथड आप देख ही नहीं सकते। अब आप आगे देखिए और बताता हूँ आपको। अब जो बात बताने जा रहा हूँ उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। एक मोल 23 ग्राम का था अगर सोडियम की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे इसके अंदर? इतने 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। नोट कर लीजिए, ठीक है। 1 मोल ऑफ 18 ग्राम, 1 मोल बराबर है 18 ग्राम के, किसके? वाटर के। अब आप बोलेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब आप एटम्स नहीं बोलेंगे, एलिमेंट की बात नहीं हो रही। हाँ, अब एलिमेंट की बात नहीं हो रही, अब एटम्स नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल होता है। तो आप कहेंगे 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। फिर जब बात की जाएगी 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कितने ग्राम के बराबर है? 58.5 ग्राम के बराबर। तो कितने फार्मूला यूनिट से मिलके बना है ये? 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नोट्स में डाल लीजिए भाई, नोट्स में डाल लीजिए, नोट कर लीजिए। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, स्टोइकियोमेट्री के अंदर 4 एरियाज को डिस्कस करते हैं। आप बोला था मैंने 4 एरियाज, मास, मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम। देखें आप, मोल ये हो गया मोल, ये हो गया मास, ये हो गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये जो तादाद आपके सामने लिखी है 6.02 इंटू 10⁻23, ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, इस नंबर को एक नाम दिया जाता है। इस नंबर को कहा जाता है एवोगैड्रस नंबर। क्या नाम दिया जाता है? एवोगैड्रस नंबर। अमीडियो एवोगैड्रो नाम उसका थोड़ा सा मुश्किल है भाई, अगर गलती हो गई हो तो अमीडो साहब माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अब तो वो हयात नहीं है। 300 साल पहले उन्होंने ये नंबर बताया था, ठीक है। तो ये नंबर जो है ये भी आपको डेटा में मिलेगा नहीं, प्रॉब्लम में मिलेगा नहीं, ये याद रहे, ये आपको याद करना पड़ेगा। 6.02 इंटू 10⁻, ये कहलाता है एवोगैड्रस नंबर। और इसका सिंबल क्या है? कैपिटल एन और कैपिटल ए, लेकिन स्मॉल साइज में। कैपिटल एन और कैपिटल ए, एन का साइज बड़ा होगा, ए का साइज छोटा होगा, लेकिन होंगे दोनों कैपिटल में।
गलती मत कीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। अगर आपने ये लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ये सोडियम का सिंबल है, आप मुकाबले के इम्तिहान में जा रहे हैं, एंट्री टेस्ट में बैठ रहे हैं, ठीक है, बड़ा ध्यान से मामला करना पड़ेगा। तो ये कहलाता है एवोगैड्रस नंबर। अब 1 मोल आपसे पूछा जाए 23 ग्राम, यहां पर सोडियम की बात हो रही है, ठीक है, सोडियम की 1 मोल। अब यहां पर थोड़ी प्रैक्टिस आपको करा दूं ज़रा, ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बताइएगा ज़रा। वन मोल ऑफ कार्बन कितने ग्राम के बराबर है भाई? 12 ग्राम के बराबर। 1 मोल ऑफ कार्बन कितने ग्राम के बराबर है? 12 ग्राम के बराबर है। और कितने नंबर ऑफ एटम्स के बराबर है? 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। 1 मोल कार्बन का कितने ग्राम के बराबर है? 12 ग्राम के बराबर है। 12 ग्राम के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं कार्बन के? क्या कहा मैंने? 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं कार्बन के? तो ये एटम्स मौजूद हैं 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स मौजूद हैं 12 ग्राम कार्बन के अंदर। अब मैं ज़रा घुमा फिरा के सवाल कर रहा हूँ, ज़रा इसको समझिएगा। जितनी प्रैक्टिस मुझे इस वीडियो में करानी है ना आपकी, वो मैं करा दूंगा। अगली वीडियो में मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा, ये बात जहन में रहे। अभी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब घुमा फिरा के आपसे बात पूछता हूँ मैं, ठीक है। मुझे ज़रा क्विक बता दीजिए आप, कार्बन के 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स कितने ग्राम के बराबर हैं? सवाल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कार्बन के 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स कितने ग्राम के बराबर हैं? 12 ग्राम। वजह? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। आगे चलते हैं। वाटर के 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स कितने ग्राम के बराबर हैं? अब जब मैं वाटर के आपसे पूछ रहा हूं कि 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स कितने ग्राम के बराबर हैं, तो फौरन आपके जहन में वाटर का केमिकल फार्मूला आ जाना चाहिए H2O, और फौरन आप अपने जहन में क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। H2O का कितना था? 18। तो आप कहेंगे कि 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर के कितने ग्राम के बराबर हैं? 18 ग्राम के बराबर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और घुमा के पूछता हूं आपसे। सोडियम क्लोराइड के 6.02 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स कितने ग्राम के बराबर है? कितने? 58.5 ग्राम के बराबर। सोडियम क्लोराइड के NaCl के 6.02 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स कितने ग्राम के बराबर हैं? 58.5 ग्राम के बराबर, ठीक है। अब थोड़ा और ट्विस्ट मारते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूं ना कि A बराबर है, मैथमेटिक्स की ज़बान में बोला जाता है, A बराबर है B के और B बराबर है C के, ठीक है। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जहां A लिखा हुआ है वहां B लिखा जा सकता है, जहां B लिखा हुआ है वहां C लिखा जा सकता है, जहां C लिखा हुआ है वहां A लिखा जा सकता है, जहां C लिखा हुआ है वहां B लिखा जा सकता है, जहां B लिखा हुआ है वहां A लिखा जा सकता है, जहां B लिखा हुआ है वहां C लिखा जा सकता है। ये मतलब है इसका। अब ज़रा यहाँ पर भी देख लीजिए आप, 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। तो जहाँ 1 मोल कार्बन का लिखा हुआ है वहाँ पर आप 12 ग्राम लिख सकते हैं, और जहाँ 12 ग्राम लिखा हुआ है वहाँ पर 6.02 इंटू 10⁻23 लिख सकते हैं। जहाँ पर 6.02 इंटू 10⁻23 लिखा हुआ है वहाँ 12 ग्राम लिख सकते हैं, और जहाँ पर 12 ग्राम लिखा हुआ है वहाँ पर आप 1 मोल ऑफ कार्बन लिख सकते हैं। ये बात याद रहे कि अभी जो बात कर रहे हैं हम वो सिर्फ कार्बन की कर रहे हैं, कार्बन की कर रहे हैं। अगर मैं
वाटर के मॉलिक्यूल्स की बात करूं H2O, तो अब क्या आएगा, 1 मोल ऑफ H2O कितने ग्राम के बराबर है, 18 ग्राम के बराबर है। अब क्योंकि H2O मॉलिक्यूल है इसलिए एटम्स नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ मॉलिक्यूल आएगा 6.02 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। देखा ना, ये बराबर, एक बराबर का साइन, इक्वल का साइन ये रहा, एक इक्वल का साइन ये रहा। इस मिसाल को देख लें आप, A बराबर है B के, B बराबर है C के। तो आपसे बोला जाए 1 मोल ऑफ वाटर कितने ग्राम के बराबर है, 18 ग्राम के। 18 ग्राम ऑफ वाटर कितने मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है H2O के। ये बेहद अहम है चीज़ें समझने वाली, नोट करने वाली। आगे चलते हैं। 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो कितने ग्राम के बराबर है, 18 ग्राम के बराबर है। 18 ग्राम पानी कितने मोल के बराबर है, 1 मोल के बराबर है पानी के। तो ये बात जहन में रखिएगा। अब चलते हैं सोडियम क्लोराइड की तरफ, जिसका फॉर्मूला यूनिट है। तो 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl ये कितने ग्राम के बराबर हो जाएगा, 58.5। और यहाँ पर क्या आएगा, 6.02 इंटू 10⁻23। क्या मॉलिक्यूल्स लिखें, नहीं भाई, NaCl इट्स नॉट अ मॉलिक्यूल, इट्स अ फॉर्मूला यूनिट। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स, फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। तीनों मिसालें देके समझा लिया आप, क्लियर हो गई ये बात। तो हमारा एग्जाम्पल 1.1 के अंदर सेंट्रल आइडिया क्या था, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने थे 25.5 ग्राम सोडियम मेटल के। फर्स्ट मेथड में हमने इस्तेमाल किया फॉर्मूले के ज़रिए और हमने इसका जवाब निकाल दिया, ठीक है। दूसरा मेथड जो यूनिटरी मेथड है, उसको अब हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उसी के हवाले से फिर मैंने आपको ये सारी तफसीलात बताई हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा कि कैसे निकलेगा। तीसरा जो मेथड है केमिकल इक्वेशन की मदद से सॉल्व करने वाला, तो भाई इस एग्जाम्पल में कहीं उसने आपको केमिकल इक्वेशन दी है, नहीं। तो याद रखिए कि अगर वो आपको प्रॉब्लम में केमिकल इक्वेशन भी साथ देता है, तब तो आप केमिकल इक्वेशन की मदद से अपना मसला हल करने का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अब उसने केमिकल इक्वेशन ही नहीं दी, इसलिए जो तीसरा मेथड है बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन, वो हम यूज़ कर ही नहीं सकते। लेकिन आगे आने वाली एग्जाम्पल में उसको बाकायदा यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो पहला मेथड हो गया बाय यूजिंग फार्मूला, जवाब निकाल लिया था हमने 1.11। अब दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हैं बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। अब चलते हैं आगे। यूनिटरी मेथड के 3 स्टेप पिछली वीडियो में बताए थे आपको, 3 स्टेप। वही 3 स्टेप देखें मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वही 3 स्टेप में यहाँ लिख के यही जवाब निकाल के आपके सामने पेश करता हूँ। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने भी तो की है। अब यहाँ पर एक बात जहन में रखें, किसकी बात हो रही है, सोडियम की। 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल सोडियम बराबर है 23 ग्राम के। 23 ग्राम बराबर है किसके, 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम के। तो एक ये हो गया, दूसरा पोर्शन ये हो गया, तीसरा पोर्शन ये हो गया। यह आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। अब हमारा टारगेट क्या है, क्या जानना चाहते हैं हम, नंबर ऑफ मोल। अब ये बात जानते हैं हम कि 23 ग्राम जो है वो 23 ग्राम सोडियम, 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ सोडियम के,
ठीक है भाई, अभी इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं हम 6.02 × 10⁻23 एटम, इसको यूज़ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उसने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स हमसे मांगे ही नहीं है, उसने तो हमसे मोल पूछे हैं, तो हम सिर्फ इन दो को इस्तेमाल करेंगे बस, मास और मोल को। तो 23 ग्राम सोडियम जो है वो बराबर है 1 मोल ऑफ सोडियम। याद है यूनिटरी मेथड का स्टेप नंबर 2 क्या था? 1 वाला, 1 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, यहाँ जो नंबर लिखा होगा उसको दोबारा लिखेंगे, डिवाइड का निशान लगाएंगे, और शुरू में जो नंबर लिखा है उसको कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पर ये 23 आ गया। कैलकुलेटर उठाइए ज़रा, जवाब देखिए क्या आ रहा है, डिवाइड करें, 1 को डिवाइड करें 23 पे, 1 डिवाइडेड बाय 23, 0.043 0.0434, 3 नंबर ले लेते हैं पॉइंट के बाद। आगे हमने क्या लिखना है, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम, तो यहाँ पर 0.043 मोल ऑफ सोडियम, पूरा लिखने की हैबिट डालिए। अब स्टेप नंबर 3 याद है ना, स्टेप नंबर 3 वो है जिसमें हम एक्चुअल मास या एक्चुअल मोल यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक्चुअल मास हमें ये दिया हुआ है 25.5, इसी को लिखेंगे 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू, क्या बताया था फिर मैंने, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, यही दोबारा रिपीट होगा, यहाँ पर 25.5 मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और जो आंसर आपका स्टेप नंबर 2 में आया है उसी को दोबारा लिखिए, 0.043 इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो देखें आंसर लिखा हुआ होगा ये वाला, आप सिर्फ मल्टीप्लाई 25.5 कर दें, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 25.5, आपके पास जवाब आया 1.108 मोल ऑफ सोडियम, 1.108 मोल ऑफ सोडियम। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1.1 मोल ऑफ सोडियम। आपको याद है फॉर्मूले की मदद से हमने क्या जवाब निकाला था, यही जवाब निकाला था, फिर राउंड ऑफ किया था, वीडियो बैक करें नज़र आ जाएगा। और अभी जब हमने यूनिटरी मेथड को यूज़ किया है, दोबारा देखें वही जवाब आया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, एग्जाम्पल 1.1 हो गई है, ठीक है, उसके बाद 1.2, जितनी डिटेल मैंने आपको इसमें बताई है, मेरी हिम्मत नहीं है भाई अगली वीडियो में दोबारा रिपीट करने की, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखिए, लेक्चर नोट कीजिए, जहन नशीन कीजिए, और अगली जो एग्जाम्पल करवाऊँगा, एग्जाम्पल लिखने से लिखते ही वीडियो पॉज करके आप जो है उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया करें, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।